India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कोर्ट्स राउंडअप में और मैं हूं आपके साथ अंकिता सिंह। अगले आधे घंटे हम सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और तमाम निचली अदालतों की खबरों को आपके सामने रखेंगे। तो शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उन्नाव रेप केस में सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को सुने जाने की दी अनुमति। पीड़िता के चचेरे भाई की याचिका हुई खारिज। सेंगर की जमानत के खिलाफ सीबीआई ने की है याचिका दायर। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर लगाई रोक। आरोपियों को नोटिस जारी किया। पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने राम रहीम को बरी करते हुए कहा, सीबीआई ने गवाह को मजबूर किया था। राम रहीम के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने सीजेएम की पत्नी की शिकायत खारिज की। कहा, शिकायत में ठोस सबूत नहीं, आरोप गलत थे। उन्नाव बलात्कार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की याचिका में पीड़िता को सुने जाने की अनुमति दी है। यह याचिका पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की जमानत के खिलाफ सीबीआई ने दायर की थी। न्यायालय ने कहा था कि पीड़िता को सुने जाने का अधिकार है। हालांकि पीड़िता के चचेरे भाई की ओर से दायर हस्तक्षेप आवेदन को न्यायालय ने खारिज कर दिया। पीड़िता के चचेरे भाई ने सेंगर को जमानत दिए जाने पर अपनी जान और स्वतंत्रता के खतरे का हवाला देते हुए हस्तक्षेप आवेदन दायर किया था। प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायाधीश जयमाल्या बागची की बेंच ने कहा कि आवेदक को सीबीआई की याचिका में हस्तक्षेप करने के बजाय स्वतंत्र रूप से उपाय अपनाना चाहिए। बेंच ने पीड़िता के चचेरे भाई की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि वह हाईकोर्ट में अपनी जान और स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि बेंच ने पीड़िता को मामले में पक्षकार बनने की अनुमति दी, क्योंकि उसे सुनवाई में भाग लेने का अधिकार है। सीबीआई की याचिका पर आज सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उपलब्ध नहीं थे। सेंगर के वकील ने जल्द सुनवाई की मांग की। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जल्द ही सुनवाई की तारीख तय की जाएगी। सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें सेंगर की सजा को निलंबित कर दिया गया और उसे उन्नाव बलात्कार मामले में अपील के दौरान जमानत दी गई थी। सेंगर को 2019 में एक विशेष वीआईपी अदालत ने उन्नाव में एक नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। इस मामले ने देशव्यापी ध्यान आकर्षित किया था, जिसमें पीड़िता और उसके परिवार ने पूर्व विधायक और उनके सहयोगियों द्वारा लगातार उत्पीड़न और धमकी का आरोप लगाया था। पीड़िता के परिवार के सदस्यों पर हमलों सहित कई संबंधित मामलों की जांच सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर की थी। सेंगर पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में 2020 में 10 साल की सजा भी काट रहे हैं। दिसंबर 2022 में दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में उनकी सजा को निलंबित कर दिया था। हाईकोर्ट ने सेंगर को जमानत देते हुए कहा था कि पॉस्को अधिनियम की धारा 5C और आईपीसी की धारा 376(2) के तहत आगे बढ़े हुए अपराध के प्रावधान इस मामले में लागू नहीं होते, क्योंकि वह इन प्रावधानों के अर्थ के भीतर एक पब्लिक सर्वेंट नहीं थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक्साइज पॉलिसी मामले में सीबीआई के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर रोक लगा दी है और आरोपी व्यक्तियों को नोटिस जारी किया है। न्यायाधीश स्वर्णकांता शर्मा ने आरोपी व्यक्तियों से सीबीआई की पुनरीक्षण याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा है। सीबीआई ने ट्रायल कोर्ट के 27 फरवरी के फैसले को चुनौती देते हुए पुनरीक्षण याचिका दायर की थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया सहित सभी 23 आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया गया था। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि सीबीआई केवल यह चाहती है कि ट्रायल कोर्ट का फैसला ईडी द्वारा अलग से जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले को प्रभावित न करे।
मेहता ने कहा कि एक्साइज पॉलिसी घोटाला देश के इतिहास में सबसे बड़े घोटालों में से एक है और इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने जांच में पाया कि आप नेताओं ने शराब निर्माताओं से रिश्वत ली थी और इस पैसे का इस्तेमाल गोवा चुनाव में किया था। सीबीआई के लिए एसजी तुषार मेहता ने कहा कि यह राष्ट्रीय राजधानी के सबसे बड़े घोटालों में से एक है। वैज्ञानिक जांच की गई, साजिश के हर पहलू को साबित किया गया। एसजी ने यह भ्रष्टाचार का स्पष्ट मामला है क्योंकि रिश्वत देने, लेने, स्वीकार करने और इस्तेमाल करने का यह स्पष्ट मामला है। उन्होंने कहा कि हवाला के माध्यम से और कई किश्तों में पैसा ट्रांसफर किया गया था। सभी प्रमुख गवाहों से मजिस्ट्रेट के सामने पूछताछ की गई। 164 बयान दर्ज किए गए। ऐसे गवाह जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि साजिश कैसे रची गई, रिश्वत कैसे दी गई और किसे दी। एसजी मेहता ने कहा, हमारे पास ईमेल और व्हाट्सएप चैट है। यह कोई मनगढ़ंत बात नहीं, हम किसी तरह से आश्वस्त नहीं कर सकते। एसजी ने कहा कि एएसजी ने ट्रायल कोर्ट के सामने 10 दिनों तक बहस की, कुछ ही दिनों में फैसला आ गया। उन्होंने कहा, तेजी से न्याय एक लक्ष्य है, लेकिन इसका परिणाम न्याय की विफलता नहीं होना चाहिए। एसजी ने कहा कि जब हम साजिश का आरोप लगाते हैं तो हमें हर हिस्से को साबित करना होता है। ट्रायल में इसे साजिश बताने के लिए सभी हिस्सों को जोड़ना पड़ता है। साजिश कभी भी खुलेआम नहीं रची जाती। डिस्चार्ज ऑर्डर में भी इस पर यकीन नहीं किया जाता, बरी करने के ऑर्डर में नहीं। एसजी ने कहा कि गवाहों के बयान और होटल के रिकॉर्ड मौजूद हैं और इनकी जांच मुकदमे की सुनवाई के दौरान की जानी चाहिए, न कि बरी किए जाने के चरण में। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हमने हाई कोर्ट के सामने यह भी सवाल उठाया कि मामले के इस चरण पर निचली अदालत का दायरा क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस स्तर पर अदालत को यह तय नहीं करना होता कि आरोप पूरी तरह साबित होता है या फिर नहीं, बल्कि केवल यह देखना होता है कि यह फैसला क्या प्रथम दृष्टया संदेह बनता है, दूसरा क्या मामला ट्रायल की योग्य है या नहीं। इसके अलावा डिस्चार्ज ऑर्डर में अप्रूवल के 164 स्टेटमेंट को नजरअंदाज किया गया, जबकि यह तय कानून है कि चार्ज के स्टेज पर अप्रूवल के स्टेटमेंट का काफी महत्व होता है। एसजी ने कहा कि सरकारी सिस्टम से मिले ईमेल सबूत के तौर पर मौजूद हैं। कोई भी जांच एजेंसी इसी तरह से भ्रष्टाचार के षड्यंत्र को साबित करती है। एसजी ने कहा कि कोरोना महामारी जब अपने चरम पर थी और निजी विमानों की अनुमति भी नहीं थी, तब रिश्वत देने वाले निजी विमानों से आए थे। इतना ही नहीं, हमने साक्ष्य नष्ट करने के कई मामले देखे हैं। 170 फोन नष्ट किए गए। हमने जो साक्ष्य जुटाए थे उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। एसजी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने उन सभी नोट पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जो आरोपियों के मोबाइल फोन में मिले थे। दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई की याचिका पर केजरीवाल, मनीष सिसोदिया समेत 23 लोगों को नोटिस जारी किया। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक इस याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई नहीं हो जाती, तब तक शराब नीति घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में निचली अदालत सुनवाई नहीं होगी। साथ ही हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि निचली अदालत के कुछ ऑब्जर्वेशन तथ्यात्मक रूप से गलत थे। फिलहाल हाई कोर्ट ने कहा कि हम सीबीआई की ओर से दाखिल की गई याचिका में सीबीआई के जांच अधिकारी के खिलाफ निचली अदालत द्वारा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी मामले पर आदेश जारी करेंगे। इस मामले में अगली सुनवाई 16 मार्च को होगी। ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि सीबीआई ने अनुमान पर आधारित एक कथा बनाई है और आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है, लेकिन सीबीआई ने अपनी पुनरीक्षण याचिका में कहा कि ट्रायल कोर्ट का फैसला गलत है और इसमें कई त्रुटियां हैं। हाई कोर्ट ने अब ट्रायल कोर्ट को मनी लॉन्ड्रिंग मामले की सुनवाई तब तक के लिए स्थगित करने को कहा है जब तक कि सीबीआई के पुनरीक्षण याचिका पर फैसला नहीं हो जाता। रिपब्लिक टीवी के 2 पत्रकारों को कोचीन पोर्ट में ईरानी नौसेना के जहाज की वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जिन्होंने जब अब जमानत के लिए केरल की अदालत का रुख किया है। एर्नाकुलम की जुडिशियल फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट 1 अदालत में सोमवार को उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई हुई और फैसला सुरक्षित रखा गया। रिपोर्टर शंकर सीजी और कैमरामैन एस मणि के साथ एक बोट ड्राइवर को 8 मार्च को कोची में गिरफ्तार किया गया था। वे IRIS 11 की वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहे थे, जो पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच श्रीलंका के तट पर एक अन्य ईरानी युद्धपोत को अमेरिका द्वारा डुबोने के एक दिन बाद पोर्ट पर पहुंचा था। IRIS 11 वर्तमान में भारत और ईरान के बीच राजनयिक व्यवस्था के बाद पोर्ट पर डाक है।
रिपोर्ट्स के अनुसार वे एक छोटे से किराए के बोट पर पोर्ट क्षेत्र में गए थे ताकि विदेशी सैन्य जहाज की वीडियो रिकॉर्ड कर सके। उन्हें सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स ने एक प्रतिबंधित उच्च सुरक्षा क्षेत्र के पास पकड़ा था। इस क्षेत्र में बिना आधिकारिक अनुमति के फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी प्रतिबंधित है। उन पर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आरोप लगाए गए हैं, जिसमें जासूसी और गलत तरीके से जानकारी देने के आरोप शामिल हैं। अदालत में पत्रकारों के वकील जियो पॉल ने कहा कि कोई भी आपत्तिजनक फुटेज रिकॉर्ड नहीं किया गया था। उन्होंने ये भी तर्क दिया कि अन्य समाचार संगठनों ने भी जहाज के डॉकिंग की रिपोर्टिंग की है, इसलिए ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत आरोप रिपब्लिक टीवी पत्रकारों पर लागू नहीं होते हैं। अदालत मंगलवार को जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुनाएगी। जमानत अर्जी को वकील लुक जे चिरायल ने दायर किया था। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस और अन्य न्यायाधीशों के खिलाफ सीजेएम की पत्नी द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया है। यह एक अनोखा मामला था जब हाई कोर्ट को अपने चीफ जस्टिस और कई अन्य न्यायाधीशों की सुरक्षा के लिए न्यायिक हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। प्रतिभा ग्वाल ने 2016 में एक शिकायत दर्ज की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि उनके पति चीफ जस्टिस नवीर सिन्हा और न्यायाधीश पी दिवाकर सहित उच्च न्यायिक सेवा के कई सदस्यों ने पुलिस अधिकारियों के साथ मिलकर एक साजिश रची थी। इस शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पुलिस ने एक मामले में चार्जशीट दाखिल नहीं की थी, जिसके कारण उनके पति को परेशानी हुई थी। हाईकोर्ट ने अपने रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से एक याचिका दायर की थी, जिसमें इस शिकायत को खारिज करने की मांग उठाई गई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और न्यायाधीश बिभू दत्त गुरु की बेंच ने कहा कि शिकायत में कोई ठोस सबूत नहीं है और यह प्रशासनिक या व्यक्तित्व शिकायतों को अपराध में बदलने का प्रयास है। बेंच ने कहा कि शिकायत में लगाए गए आरोपों को अगर सच भी माना जाए तो भी यह कोई अपराध नहीं बनता। बेंच ने कहा कि इस तरह की शिकायतों को आगे बढ़ने देने से न्यायिक प्रणाली की संस्थागत अखंडता को नुकसान पहुंचेगा। हाईकोर्ट ने सीजेएम प्रभाकर ग्वाल की पत्नी प्रतिभा ग्वाल की शिकायत को खारिज कर दिया। ग्वाल ने आरोप लगाया था कि उनके पति के खिलाफ एक मामले में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल नहीं की थी, जिसके कारण उन्हें परेशानी हुई थी। ग्वाल के वकील ने कहा हाईकोर्ट की याचिका पूरी तरह से गलत है और इसका उद्देश्य कुछ उच्च पदस्थ अधिकारियों को बचाना है। हालांकि हाईकोर्ट ने कहा कि शिकायत में कोई ठोस सबूत नहीं है और ये प्रशासनिक या व्यक्तित्व शिकायतों को अपराध में बदलने का प्रयास है। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि सीबीआई ने डेरा सच्चा मसौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 2002 में पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में फंसाने के लिए एक गवाह को मजबूर किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई ने हाईकोर्ट के दबाव में आकर गवाह को राम रहीम के खिलाफ बयान देने के लिए मजबूर किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि गवाह खट्टा सिंह ने अपने बयान में कहा था कि राम रहीम ने हत्या का आदेश दिया था, लेकिन बाद में उसने अपना बयान बदल दिया और सीबीआई पर उसे मजबूर करने का आरोप लगाया। हाईकोर्ट ने कहा कि खट्टा सिंह का बयान विश्वसनीय नहीं है और सीबीआई ने उसे मजबूर किया था। हाईकोर्ट ने राम रहीम को बरी करते हुए कहा कि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। हाईकोर्ट ने कहा कि हत्या का मामला राम रहीम के अनुयायियों द्वारा स्वतंत्र रूप से किया गया हो सकता है। हाईकोर्ट ने सीबीआई की जांच पर भी सवाल उठाए और कहा कि एजेंसी ने हाईकोर्ट के दबाव में आकर जांच को प्रभावित किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि सीबीआई को जांच में पारदर्शिता और निष्पक्षता बरतनी चाहिए थी। राम रहीम को 2018 में एक ट्रायल कोर्ट ने हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने उसे बरी कर दिया। राम रहीम अभी भी बलात्कार के मामले में सजा काट रहा है। हाईकोर्ट के इस फैसले से राम रहीम के अनुयायियों में खुशी की लहर है, लेकिन पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के परिवार ने इस फैसले पर निराशा जताई है। पूर्व प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा कि सरकार ने संवैधानिक अदालतों में लेंटर समानता को बढ़ावा देने में रुचि नहीं दिखाई, जबकि ट्रायल कोर्ट में महिलाओं का प्रतिनिधित्व 40% है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में यह प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं है। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति में हमेशा एक अनौपचारिकता रवैया अपनाया है। उन्होंने कहा या तो सरकार की इच्छा नहीं है या लेंटर समानता के लिए पर्याप्त दृढ़ संकल्प नहीं है।
जस्टिस रमन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में भारतीय महिला कानून पर पहले राष्ट्रीय सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान 3 महिला न्यायाधीशों जस्टिस हेमा कोहली, बेला एम त्रिवेदी और बीवी नागरत्ना ने 31 अगस्त 2021 को शपथ ली, जिससे इतिहास बना। लेकिन तब से सुप्रीम कोर्ट में कोई महिला न्यायाधीश नियुक्त नहीं हुई है। उन्होंने जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस पीएस नरसिम्हा का उल्लेख करते हुए कहा, इस सभा में 2 भावी सीजीआई हैं और मुझे उम्मीद है कि उनके कार्यकाल के दौरान कम से कम 7 से 8 महिला न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त किया जाएगा। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि कानून मंत्रियों ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों से महिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नाम सिफारिश करने का आग्रह किया, लेकिन सरकार ने प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए दृढ़ता से प्रयास नहीं किया। उन्होंने कहा कि 40% न्यायिक अधिकारी महिलाओं की है, लेकिन 1122 की स्वीकृत संख्या में से केवल 116 महिला हाईकोर्ट में न्यायाधीश हैं और सुप्रीम कोर्ट में 34 न्यायाधीशों में से केवल 1 महिला न्यायाधीश है। जस्टिस रमन्ना ने जोर देकर कहा कि न्यायपालिका को समावेशिता के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा, न्यायपालिका को समावेशिता के प्रति ईमानदारी से प्रतिक्रिया देनी चाहिए, क्योंकि हाईकोर्ट न्यायाधीश बनने के लिए पर्याप्त योग्य महिला वकील है। उन्होंने महिला प्रतिनिधित्व में असमानता को रेखांकित करते हुए कहा, कुछ हाईकोर्ट को छोड़कर अधिकांश बड़े महानगरीय केंद्रों में उच्च योग्य महिला वकीलों का एक बड़ा पूल है। यह बहुत चिंताजनक है कि इन संख्याओं को न्यायिक नियुक्तियों में क्यों नहीं दर्शाया जा रहा। आइए अब इंडिया लीगल वेब रिपोर्टर से समझे कि एक्टर्स रियूस और मेंस रिया में क्या फर्क है। आइए जानते हैं एक्टर्स रियस और मेंस रिया के बारे में। एक्टर्स रियस का मतलब है क्रिमिनल एक्ट, यानी वो फिजिकल एक्शन जो लॉ को वायलेट करता है, जैसे किसी को चाकू मारना, किसी का फोन चुरा लेना या फिर किसी को धक्का देना जिससे इंजरी हो जाए। इसलिए क्रिमिनल लॉ का एक बहुत ही फेमस मैगजीन ये कहता है, एक्ट इज नॉन फैसिट रियम निसी मेंस सेट रिया, यानी एक्ट तब तक किसी को गिल्टी नहीं बनाता जब तक उनका माइंड भी गिल्टी ना हो। यही मेंस रिया का मतलब है गिल्टी इंटेंशन, यानी क्रिमिनल करने की मेंटल स्टेट जिसमें इंटेंशन, नॉलेज या रेकलेसनेस शामिल होती है। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन ए है जो जानबूझकर किसी को पॉइजन दे देता है। यहाँ पे एक्टर्स रियस भी है और मेंस रिया भी है, क्योंकि हार्मफुल एक्ट इंटेंशन के साथ किया गया है। आइए जानते हैं इसका रेलेवेंस इन क्रिमिनल केसेस। जब भी क्रिमिनल केसेस डिसाइड करते हैं कोर्ट में, सबसे पहले यही चेक होता है एक्ट हुआ है या नहीं, और अगर एक्ट हुआ है तो इंटेंशन था या नहीं, और अगर दोनों प्रूव हो गए तभी कन्विक्शन होता है। इसलिए क्रिमिनल लॉ का बैकबोन है। एक्सेप्शन, स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, ऑफेंसेस जहां मेंस रिया प्रूव करने की जरूरत ही नहीं होती, जैसे अडल्ट्रेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन और पब्लिक सेफ्टी। सुप्रीम कोर्ट ने अजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2024 में ये भी कहा कि क्रिमिनल लायबिलिटी तब ही बनती है जब गिल्टी एक्ट और गिल्टी माइंड दोनों प्रूव हो जाए। तो फिलहाल कोर्ट्स राउंडअप में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.